मेरा मालिक तीर्थ यात्रा पर गया तो मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ गया। मैं 16 साल का था, इसलिए चौकसी से घर की देखभाल करता था। लेकिन एक रात मेरी नीयत खराब हो गई। मालिक के कपड़े पहने और खामोशी से कमरे में जाकर लेट गया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मुझे मालिक समझकर मालकिन ने मेरे साथ, मेरी गिनती उन नौकरों में होती थी जो कि चोरी चकारी के आदी होते हैं। मैं जहाँ भी नौकरी करता था, जब भी मौका मिलता मैं छोटी मोटी चोरी और गलत नीयत से काम लेता था। और मेरे हाथ में ऐसी सफाई थी कि किसी को मुझ पर कभी शक नहीं होता था। जब मैं एक बंगले से अच्छा खासा पैसा चुरा चुका होता तो बहाने से नौकरी छोड़कर दूसरा बंगला ढूंढ लेता। लेकिन मैं बहुत देखभाल के काम करता था। मैंने ऐसे लोगों के घर देखे जो कि बेवकूफ़ और भोले भाले होते थे, ताकि उन्हें धोखा देना आसान हो सके। जब भी लगता कि अब मैं किसी की नज़रों में आऊँगा, मालिक को पता चल जाएगा या मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो फौरन बहाना बनाकर पतले गले से निकल जाया करता था। इस इलाके के सारे बंगले में तकरीबन मैं चोरी कर चुका था, इसलिए अगले इलाके की तरफ निकल पड़ा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे अच्छे से बंगले में नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा ठोकरें नहीं खानी पड़ी। मुझे एक अच्छे से बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक बहुत ही अमीर था। देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मालिक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, इसलिए मैं बातों से उसे उलझा सकता हूँ। मैंने उसे अपने काम के बारे में बताना शुरू किया कि जिस बंगले में मैं काम करता था, मेरे मालिक बेफिक्र हो जाते थे। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता था। मेरे मालिक मेरे बातों से काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुके थे। मैं दिल ही दिल में पूछता कि एक उल्लू और हाथ में आ गया है, मगर तभी वह मालिक कहने लगा, अगर तुम्हारी ईमानदारी इतनी अच्छी है और तुम इतना अच्छा ही काम करते हो, तुम वह नौकरी छोड़कर ही क्यों आए? यह सुनकर तो मैं एक पल चुपचाप सा रह गया। यह इतना भी सीधा साधा नहीं था जितना मैं समझ रहा था, बस दिमाग इसका भी कुछ कम ही था। मैं फौरन बोला कि दरअसल पिछले मालिक पैसे बहुत कम देते थे, जबकि मैं काम 2 नौकरों का करता था, इसलिए मैं वह नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। उसने मुझे घर की नौकरी के लिए रख लिया। मेरा मिजाज कुछ मक्खन लगाने का भी था। अपने कामकाज निपटाने के बाद मैं मालिक के पैरों के पास बैठ जाता। कभी उनके पैर दबाने लगता था, कभी उनके सर की मालिश करने लगता। इस काम से वे बड़े खुश रहते थे। फिर मैं उनकी तारीफ में ही बातें करता कि मैंने जितने भी घरों में काम किया है, सबसे ज़्यादा मुझे आप ही अच्छे लगे हैं। मुझे ऐसी बातों की आदत थी और इसी से मैंने अपना भरोसा दूसरे पर बना लिया। मेरी ऐसी बातें सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाते थे। मालिक के घर काम करते हुए मुझे अभी 10 ही दिन हुए थे, लेकिन मैंने आज तक उनकी बीवी को नहीं देखा था। जब तक मैं उनके घर पर काम करता रहता था, मालकिन अपने कमरे में ही रहती थी और मालिक मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम पूरे घर का काम करोगे, सिवाय मालकिन के कमरे के। तुम उनके कमरे में नहीं जाओगे। पहली बार तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एक बार जिस हसीना पर मेरी नज़र पड़ी, मैं तो एक ही झलक में उसका दीवाना हो गया। मैं पलकें झुकाना ही भूल गया था। शाम का वक्त था, सर्दियों की ठंडी शाम थी, हवा ठंडी चल रही थी, तो मेरा चाय का मूड बन गया। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर चाय बना लूं। मुझे मेरे मालिक ने कहा था कि जब भी तुम्हें घर के अंदर आना हो तो तुम लॉन्च के दरवाजे पर दस्तक दे देना, मगर इजाज़त मिलने के बाद ही अंदर आओगे तो बेहतर होगा। मैंने 1-2 बार दस्तक दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझा कि शायद मालकिन अपने कमरे में होगी, इसलिए मैंने लॉन्च का दरवाज़ा खोला और किचन की तरफ बढ़ गया। ठंड बड़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। सुबह शाम होते ही सर्दी लगने लगती थी। मैंने सोचा कि चाय बना लाता हूँ और अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूँगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुआ, एक खूबसूरत सी लड़की गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथों की सफ़ेद रंगत
और लंबे घने खूबसूरत बाल देखकर ही मैं अपने होश खोने लगा। अचानक ही वह लड़की पलटी और मुझसे नजर मिलाई तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हड़बड़ा से गए थे। मुझे यहाँ किचन में देखकर इस लड़की ने फौरन से अपना रूप बदल लिया और कहने लगी, ए लड़के, कौन हो तुम और किचन में कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता कि आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया नौकर हूँ, चाय बनाने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, निकलो तुम बाहर यहाँ से, कल मैं तुम्हारे मालिक से खुद बात करती हूँ। नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि मुंह उठाकर वे कहीं भी चले आते हैं, कभी भी किचन में घुस आते हैं। अभी उनका लहजा बहुत गुस्से भरा था। मैं फौरन से किचन से बाहर निकलकर लॉन से भी बाहर निकल गया। मैंने बस एक झलक मालकिन की देखी और उस पर फिदा होने लगा। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो चाय बनाने गए थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दूध खत्म हो गया है, इसलिए मैं वापस आ गया। चौकीदार कहने लगा, तुम रहने दो, मैं बाजार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीब में एक होटल है और वहाँ चाय भी बहुत मज़े की होती है। हम शाम की चाय वहीं से पीते हैं। तुमने कहा कि तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए हमने सोचा कि चलो मुफ्त की चाय भी पी लेंगे। लेकिन मेरा दिल तो जैसे इस लड़की पर अटक सा गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वह है कौन, क्योंकि वह 21 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी और मेरा मालिक तो 50 के लगभग था। मैं नहीं मान सकता था कि वह लड़की इसकी बीवी हो सकती है, लेकिन अब मैं यह कैसे पता लगाता कि वह लड़की कौन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए हुए तो अभी 10 ही दिन हुए हैं, तो मैं ड्राइवर और चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करूं। वे तो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मालिक के अलावा घर में और कौन कौन होता है? मेरे इस सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब इस बात से? उसका लहजा काफी अजीब सा था। मैंने कहा, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। वह कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही इस घर का नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर ड्राइवर के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, नौकर हो तो नौकर की हद तक रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो, मेरी बात सुनो। वैसे तो मालिक सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने ही इज्जतदार भी हैं। अपने घर की औरत का जिक्र भी अगर उसने सुन लिया ना तुम्हारे मुंह से, तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। यह सुनकर मेरा दिल कुछ डरने लगा था। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों कुछ मजबूर हो गया। इस लड़की ने तो मेरी रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। इसकी एक झलक ने ही मुझे इसका दीवाना कर दिया। हर वक्त मेरा ध्यान इस लड़की की तरफ रहने लगा था। पहले तो मैं घर का काम जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन अब तो मैं काम भी करता रहता और मेरी नज़र और ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ ही रहता था। शायद गलती से ही वह बाहर आ जाए और मैं उसे देख लूं कि क्या वह वाकई में मालिक की बीवी है। अगर है तो इस लड़की के साथ तो बड़ी गलत बात हुई। वह 50 साल का आदमी और यह 21 साल की लड़की। जाने क्यों मैं दिल ही दिल में यह दुआ करता था कि काश वह इस मालिक की बीवी ना हो, कोई और लड़की हो। हालांकि मुझे यह भी मालूम था कि यह मालिक लोग कभी भी अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। फिर वह मालिक की रिश्तेदार होगी और मैं एक मामूली सा नौकर। कहाँ मेरी शादी इससे होने देंगे।
لیکن محبت اور دل کہاں ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ جتنا میں اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا، اتنا ہی مجھے لگتا کہ جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں۔ حالانکہ میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی، لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ہی میرے بابا نے مجھے اسکول میں پڑھنے کی بجائے نوکری پر لگا دیا تھا۔ میں 7 سال کی عمر میں ہی نوکری پر لگ گیا تھا، اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے عورتیں ویسے بھی زیادہ کام کہاں کراتی ہیں۔ میری پہلی مالکن مجھ سے گھر کے بہت چھوٹے چھوٹے کام کرواتی تھی، کبھی کبھی اپنے پیروں کا مساج بھی کروا لیتی تھی، اور پھر مجھے کوارٹر میں سونے کے لیے کہہ دیتی۔ وہاں اور 2 جوان نوکر تھے، رات کو لڑکیوں کے بارے میں غلط طرح کی باتیں کرتے تھے، جو میں چپ سے آنکھ بند کر کے سنتا رہتا تھا۔ اس لیے بہت جلدی ہی میری نظر دوسرے انداز سے اٹھنے لگی تھی۔ میری سوچ 12 سال کے بچے کی نہیں رہی تھی، نوجوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ اس لیے بہت سی ایسی باتیں مجھ میں ہو چکی تھی جو کہ اتنی کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 17 سال کی عمر میں بھی میں اپنے مالک کے یہاں چوری کرتا تھا۔ آج کل وہ لڑکی جو مالک کی پتہ نہیں کیا لگتی تھی، جو عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی ہوگی، میرے دماغ پر پوری طرح سے چھا چکی تھی۔ میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا بھروسہ حاصل کرتا، اور وہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے لگتا کہ اپنے گھر کی عورتوں میں بھی میرا آنا جانا آسان کر دیتا۔ پر یہ صرف شاید میری سوچ تھی۔ میں مالک کی بہت زیادہ سیوا کرنے لگا تھا، ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ وہ مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے 1000 روپے دیتے، کبھی 500 پکڑا دیتے، لیکن پیسہ میرا اصلی مقصد نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں تو کچھ اور ہی خواب چل رہے تھے۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈرائیور کافی سمجھدار ہے، چوکیدار ذرا بیوقوف سا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں چوکیدار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں نے چوکیدار کو اپنی طرف سے سگریٹ پلائی، چائے بھی پلائی، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کوریدنا شروع کیا تو جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی، وہ سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ زیادہ تو نہیں جانتا ہے، لیکن یہ مالک کی اولاد تو نہیں ہے، بیوی ہی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے بھی اس کی بیوی کو نہیں دیکھا۔ میں دل میں اب تک یہی آس لگائے ہوئے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مالک کی وہ بیٹی ہو یا کوئی اور، لیکن چوکیدار کی بات بتانے کے مطابق وہ پتی پتنی اکیلے ہی اس بنگلے میں رہتے تھے، اور مالک کی بیوی کبھی کبھی ہی مالک کے ساتھ باہر جاتی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آخر مالک کو بیوی کا اتنا ہی خیال تھا تو اس نے کوئی عورت نوکری پر گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ وہ گھر کی صفائی مجھ سے کیوں کرواتی تھی؟ میرا دل پوری طرح سے بجھ چکا تھا۔ اس طرح میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن، تاکہ کم سے کم میرا کوئی چانس تو بنتا۔ رشتہ ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، مگر اس بوڑھے مالک کی بیوی تھی۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح سے کھٹا ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار میں دماغ کی جگہ دل سے سوچ رہا تھا۔ میں اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹا اور پھر سوچنے لگا کہ بھلا کوئی لڑکی اس 50 سال کے بوڑھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس مالک میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ شاید دولت کا لالچ تھا یا پھر کچھ اور۔ مالک تو ویسے بھی شادیاں اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ لگتا ہے مالکن کے لیے کوئی لڑکا ہی نہیں بچا ہوگا۔
اس لیے اس کی شادی اس 50 سال کے آدمی سے کروا دی گئی۔ ایسے کئی سوال تھے جن کے جواب میں خود دیے جا رہا تھا، مگر میں ایک بار مالکن سے اکیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا۔ وہ تو ایک بار مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نہال ہو جاتا، مگر ان سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے لا سکے۔ راتوں رات ہی میں نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کال کر دی۔ آج اتوار کا دن تھا اور مجھے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کل وہ اور مالک کسی جگہ کام سے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سامان لینے کے بہانے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے دوستوں سے لگاتار بات کر رہا تھا۔ مالک جیسے ہی گھر کی طرف آنے لگے تو ایک ویران علاقے میں کئی موٹر سائیکلز والے لڑکے ان کے آس پاس گھومنے لگے اور عجیب غریب آواز نکالتے ہوئے ہنسنے لگے۔ مالک ڈر چکے تھے اور میں یہی چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے کئی بار انہیں ڈانٹ کر وہاں سے ہٹنے کو کہا، مگر وہ نہیں مانے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس ویران علاقے میں گاڑیوں کو گول گول گھما رہے تھے۔ انہوں نے پسٹل کو باہر نکال لیا۔ انہوں نے چہرے پر رومال باندھ رکھے تھے۔ دیکھنے سے ہی چور لٹیرے لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ مالک کافی گھبرا چکا تھا۔ اگلے ہی پل ایک بائک سے لڑکا اتر کر گاڑی کی طرف آیا اور مالک سے اتر جانے کو کہا۔ مالک بڑے تمیز سے ان سے بات کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے میں دے دوں گا، مگر گولی مت چلانا، ہم آرام سے ہی بات کر سکتے ہیں۔ یہی کہتے ہوئے مالک ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اترا تھا۔ انہوں نے مالک کے پاس موجود ساری قیمتی چیزوں کو نکلوا لیا، یہاں تک کہ ان کا پرس بھی خالی ہو گیا۔ جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ایک آدمی نے فوراً پسٹل تانی اور کہنے لگا کہ تو نے ہم پانچوں کی شکل تو دیکھ لی، تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے، اس لیے ہم تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا اصول ہے اور ہم انہیں ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہم جس کی بھی چوری کرتے ہیں اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پستول نکال کر مالک کو گولی مارنی چاہی، میں فوراً سے بھاگا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پستول چھیننے لگا۔ میں ان سے ہاتھا پائی کرنے لگا، بالکل ایک فلمی انداز میں۔ اگلے ہی پل میں انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو میں فوراً سے مالک کے آگے آ گیا اور گولی میری بازو پر لگ چکی تھی۔ وہ پانچوں وہاں سے بھاگ چکے تھے جبکہ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو شاید میں اسپتال میں تھا۔ مالک میرے سر پر کھڑے تھے، کہنے لگے کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ وہ اس شہر کا سب سے بڑا اسپتال تھا اور میں اس وقت یہاں صحیح سلامت موجود تھا۔ بازو میں درد تھا، مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ مالک میں آپ کا وفادار ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ گولی کھانا تو کچھ بھی نہیں، آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے۔ یہ سن کر مالک تو میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے تک میں اسپتال میں رہا اور پھر وہ مجھے گھر لے آئے۔ بہرحال بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کرنے لگے تھے۔ کہتے کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا، بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں رہو گے۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ میرا گولی کھانا بیکار نہیں گیا۔ طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں اپنے ان دوستوں سے ملنے گیا جنہیں پیسے دے کر میں نے بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکے، اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں۔ میں بھی اس گھر میں رہنے لگا تھا۔ ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہر سی بات ہے مالکن مجھے ضرور نظر آتی ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دن بعد میں ٹھیک ہو گیا۔
और एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। एक रोज दिन के वक्त मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर ही नजर जमाए बैठा था कि कब मौका मिले और मालकिन का एक दीदार कर सकूं। शायद आज ही वह मौका था कि जब मुझे वह दिखाई दी थी। मैं कब से बाहर नजर लगाए बैठा था कि कब मुझे सीढ़ियां उतरने की आवाज आई। जैसे ही सीढ़ियों पर आवाज आ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती चली आ रही थी। एक बार फिर कोई इस वक्त किचन की तरफ जा रहा था। मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठा और गेस्ट रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर बाहर जाने लगा। वह मालकिन ही थी। आज उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था। दुपट्टा गले में डालकर उसने अपने गीले बाल कंधों तक फैलाए हुए थे। ऐसे मंजर को देखकर तो मेरा दिल सीने में ही उछल पड़ा। जी चाहा कि अभी जाऊं और जाकर मालकिन से दिल की बात कर दूं। मैंने मालकिन को आज पहली बार नजर भर कर देखा था। वह तो अपनी मिसाल अपने आप ही थी। मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि भला इतनी खूबसूरत लड़की ने इस बूढ़े आदमी में क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली थी। इसके साथ तो कोई मुझ जैसा गबरू जवान ही सूट करता था। रही बात मेरी, तो मैं भी कोई शकल सूरत से कम न था, बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा। मुझे तो कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि मैं एक नौकर हूँ, बल्कि मालिक लगता था। यह तो किस्मत की बात थी, वह जिसके हिस्से में आए और दौलत दे जाए। खैर, मेरा दिल यही चाह रहा था कि मालकिन से जाकर बात करूं, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहीं मालकिन को गुस्सा आ गया तो मुझे घर से ही बाहर न निकाल दे। मैं तो दिल ही दिल में अपने तेज दिमाग के साथ यह सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए, किसी न किसी तरह से मालकिन को बहलाकर उनसे शादी कर लूंगा और मालिक से तलाक दिलवा दूंगा। मगर अगले ही पल यह सोच भी आई कि भला वह मालिक की उस दौलत को छोड़कर मुझ जैसे गरीब के साथ शादी क्यों करेगी। बहरहाल जो भी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। इस शाम मालिक घर आए तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। वह कहने लगे कि दरअसल मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और मैं परेशान हूँ कि घर को और मेरी बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। यह सोचकर मालिक मुझे देखने लगे, फिर बोले, अगर मैं चला जाऊं तो तुम मेरे घर की और मालकिन की देखभाल करोगे और मालकिन को सामान वगैरह ला दिया करोगे। यह सुनकर तो मेरा दिल सीने में ही उछला। मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, जी मालिक, जो आप कहेंगे मैं करूंगा, आप बेफिक्र रहें। मेरे होते हुए आपको परेशानी की जरूरत नहीं। मालिक बेफिक्र हो चुके थे। कहने लगे कि वह 2 दिन तक वापस नहीं आएंगे। यही सही मौका था। अगले रोज वे घर से चले गए और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊं, उनके साथ वक्त गुजारूं। हो सकता है मुझे अपने पास देखकर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। यही सोचते हुए जैसे ही रात हुई और घर अंधेरे में डूबने लगा, मैंने बहाने से मालिक के कपड़े निकाल लिए और फिर वह पहनकर इसी मौके का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मालकिन के कमरे में चला गया। मैं मालकिन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो वह बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। मैं गया और जाकर मालकिन के साथ लेट गया। न जाने मैं क्या चाहता था, मगर जो भी था, मेरे जज्बात मुझे बहका रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं वहां पर लेटा ही था कि तभी कमरे की रोशनी ऑन हो गई। जब देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। जब मैं बेड की दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई लेटा हुआ था। मैं तो हड़बड़ा कर उठा था कि आखिर यह क्या हुआ। अगले पल इस लड़की का चिल्लाना सुनकर बेड पर लेटी हुई एक उम्रदराज औरत उठकर बैठ गई। कहने लगी कि क्या हुआ, यह लड़का कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। इतना सुनकर वह लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, यह नया नौकर है, कब से मैं इसकी हरकतें देख रही हूँ। न जाने यह क्या करना चाहता है, किस मकसद से इस घर में आया है। इसकी हिम्मत तो देखिए, यह तो हमारे कमरे में घुस चुका है। इससे पहले कि मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगाता, मैं फौरन बोल उठा। कहने लगा,
कि मेरे बारे में गलत मत सोचिए। पहले मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आप कौन। और मेरी बात सुनकर वह औरत कहने लगी कि मैं मालिक की बीवी हूँ और यह मेरी छोटी बहन है जो यहाँ मेरी देखभाल के लिए आई है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि शुक्र है यह इसकी बीवी नहीं, वरना मेरा तो आज पता नहीं क्या होता। वह उम्रदराज औरत उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी, धक्के देकर बाहर निकालने लगी, मगर मैं फौरन उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो। मैं आपकी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत कर बैठा हूँ, अभी भी उन्हीं से दिल की बात करने आया था, मगर अचानक पैर फिसला और बेड पर गिर गया। मेरा लहजा ऐसा था कि उन्हें यकीन करना ही पड़ा, मगर फिर भी वह गुस्से में कहने लगी, जाओ यहाँ से, जब मालिक आ जाएगा फैसला तब होगा, तब तक तुम क्वार्टर में रहोगे। मैं क्वार्टर चला गया और दुआएं करने लगा कि फैसला मेरे ही हक में आए। वह मालकिन बीमार थी, तभी उसकी छोटी बहन उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ रह रही थी। अगले दिन उठा तो मालकिन की छोटी बहन छत पर खड़ी मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मेरा दिल सीने में उछल रहा था, शायद वह भी मुझसे प्यार करने लगी थी। 2 दिन बाद मालिक आए तो मालकिन ने उनसे बात की। पहले तो वह जरा अकड़ी, फिर यह नौकर है, हम मालिक लोग हैं, मगर फिर मालकिन ने कहा तो मान गए। मालकिन ने अपनी छोटी बहन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, साथ ही एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी लगवा दी, जहां मेरा काम सामान पैकिंग और ऐसे ही दूसरे काम देखने का था। मेरे दिन बदल चुके थे, मैंने चोरी छोड़ दी और मालकिन की छोटी बहन के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। धन्यवाद।